बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी वो निकाली थी किसी द्विआवेश निकाय के कारण। उसमें हमने बिना बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में निकाला था, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो वो अनुपस्थित था। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें वापस अपन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, लेकिन इस बार जो अपन स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे उसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। तो आप हेडिंग लगा दें बी। सेकेंड जो डेरिवेशन चल रहा था उसका बी पार्ट है। कल वाला आप जो पहले जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर को देख के प्रीवियस लेक्चर को, उस लेक्चर को समझोगे आप तभी आप इस लेक्चर को कवर अप कर सकते हो। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितने आवेशों का निकाय था भाई? दो आवेशों का निकाय। ये हेडिंग डाली हुई है आप लोगों के, कल जो है वो कंटिन्यू मैंने हेडिंग डलवा दी थी, पहले हेडिंग डलवा दी थी, वही हेडिंग रखनी है आपको कंटिन्यू। तो अब बच्चों अपन को देखो दो आवेशों का निकाय बनाना है। चित्र मैं बना देता हूँ, लेकिन आप अभी चित्र नहीं बनाए, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लिख लेता हूँ मैं, चलो। माना हमें दो आवेशों Q1 व Q2 को R दूरी पर स्थित बिंदुओं A व B पर रखकर द्विआवेश निकाय बनाना है। दो आवेशों का निकाय बनाना है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण A व B पर विभव क्रमशः VR1 व VR2 है। अभी हालांकि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर आप कोशिश करोगे तो भाई आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो इस तरीके से है चित्र, अभी मत बनाना आप कि बिंदु A है और ये बिंदु B है, और या बिंदु A पे हमें Q1 आवेश को रखना है और यहाँ पे हमको किस आवेश को रखना है? Q2 आवेश को रखना है। और दोनों Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? R दूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप है, अब आपको ये बताया गया है कि पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले ये दोनों Q1 और Q2 दोनों जो है कहाँ पे पड़े होंगे? अनंत पे पड़े होंगे, और अनंत से हमें इनको ला करके रखना है। अनंत से एक बार तो Q1 को लाना है, फिर किसको लाना है? Q2 को लाना है। तो बच्चों अब आप रवाना होंगे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको। जो पहले वाला डेरिवेशन उसको याद करो आप। जैसे हमने सबसे पहले Q1 को लेके आए थे, तो Q1 को लेके आए थे तो यहाँ पहले से कोई आवेश था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था। इससे पहला जो डेरिवेशन था बच्चों, इससे पहला जो डेरिवेशन था उसमें यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो उस वजह से इस Q1 को लाने में कार्य जो है शून्य था। पर अब हमारा डेरिवेशन चेंज है। इसके अंदर हमने क्या कहा कि अब विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। ये हालांकि टॉपिक हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, बाद में वापस भले डिस्कस कर लिया जाएगा, पर अभी आपको मेंटलिटी ऐसे नहीं बनानी कि मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा। है बहुत ईजी चीज़ है, बस आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखें कि भाई मुझसे हो जाएगा ये, तो आप नहीं अटकोगे इसमें। अब Q1 और Q2 आवेश को यहाँ ला के रखना है। यहाँ पहले से क्षेत्र है, इस बार विद्युत क्षेत्र है पहले से। अब किसकी वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन है पहले से विद्युत क्षेत्र। अभी ये दोनों आवेश हटाए हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों आवेश नहीं है, दोनों आवेश अनंत पे पड़े हैं Q1 और Q2, और इस जगह पे ये विद्युत क्षेत्र है। बच्चों अब इस जगह पे अगर विद्युत क्षेत्र है तो आप मुझे बताओ Q1 को लेके आओगे तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है इधर। हालांकि मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, पर है विद्युत क्षेत्र। तो Q1 को अब लाके मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 को किस बिंदु पे रखोगे? बिंदु A पे रखोगे। तो बिंदु A पे जब ला करके रखोगे तो बिंदु A पे विभव पता होना चाहिए आपको। तो मैंने पहले इस क्वेश्चन में बता दिया, बिंदु A पे विभव जो है उस विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे विभव है VR1, और उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु B पे विभव है VR2। पर अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इस बिंदु पे विभव पता है VR1 है, और उस दूसरा जो अज्ञात विद्युत क्षेत्र उसके कारण विद्युत विभव है VR1। तो Q1 को A बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q1 को A तक लाने में कार्य, तो कार्य का सूत्र बताया हुआ है आपको। Q1 इंटू किस बिंदु पे ला रहे हो? बिंदु A पे ला रहे हो, तो बिंदु A के विभव से गुणा कर दो भाई। बिंदु A का कितना विभव है बताओ मुझे, ये बताया हुआ है भाई। बिंदु A का कितना विभव है? बिंदु A पे कितना विभव है? VR1, तो VR1 से गुणा कर दो। ये V इंटू R1 नहीं है,
ये V है, लेकिन ये V के ब्रैकेट में R1 लिखा है, इसका मतलब है किसी R1 दूरी पे बिंदु है, इसकी कहीं मूल बिंदु होगा, उस मूल बिंदु से इसकी दूरी R1 है, तो इसलिए मैंने इस बिंदु के विभव को VR1 लिखा है। बाकी ये V इंटू R1 नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, खाली V है, और वो भी ये R1 कोष्टक बता रहा है कि ये कोई मूल बिंदु से R1 दूरी पे पड़ा है, बिंदु A, ठीक है। तो इस पहले बिंदु A तक मैंने इस किस आवेश को लेकर के आ गया भाई, Q1 को तो मैंने अब ला के रख दिया। अब आप Q1 को लेके आ गए, तो अब किसकी बारी है भाई, Q2 को लाने की बारी है। Q2 को कहाँ तक लाना है, बिंदु B तक लाना है, तो बिंदु B पे पहले विभव तो पता करो, तो बिंदु B पर कुल विभव क्या होगा, अब सेकंड स्टेप है। तो देखो बिंदु B पे एक तो पहले से विभव है VR2, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण है, किसके कारण है, बाह्य विद्युत क्षेत्र का विभव। लेकिन अब यहाँ पे एक विभव और भी आएगा बच्चों, किसकी वजह से आएगा, तो पहले से आपने किस आवेश को लाके रख दिया, यहाँ Q1 आवेश को लाके रख दिया, तो Q1 की वजह से यहाँ विद्युत विभव होगा, Q1 की वजह से भी होगा, तो Q1 के कारण B पर विभव क्या होगा, B पर इस Q1 के कारण कितना विभव होगा, तो सूत्र होगा KQ1 अपॉन दूरी कितनी R दूरी है, KQ1 अपॉन R। अब बिंदु B पे ये एक विभव और आ गया, इसको मैं V1 कह देता हूँ, चलो Q1 के कारण एक विभव आ गया बिंदु B पर, तो बिंदु B पर कुल विभव कितना होगा भाई, तो बच्चों बिंदु B पे कुल विभव जो है दो विभव होंगे, एक तो ये VR2 तो पहले से है ही है, और एक ये V1 जो विभव आया है इस आवेश के कारण, इसके कारण यहाँ पे विभव आया। भाई पहले आपने Q1 को यहाँ ला के रखा, यहाँ पे पहले एक ही विभव था क्योंकि कोई आवेश था ही नहीं, अब यहाँ पे इसको Q1 को ला के रख दिया, तो अब आप Q2 को B पे लाओगे, तो B पर विभव ये तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण है जो पहले से मौजूद है, लेकिन अब Q1 आवेश आ गया, ये हमने अभी जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें ये किया था कि अगर अब Q1 पहले आ चुका है तो इस Q1 की वजह से यहाँ पे विभव होगा, और वो विभव ये रहा, तो ये विभव और ये विभव जोड़ दो दोनों, V1 और VR1, तो कुल विभव आ जाएगा, ये VR2 विभव है और ये V1 की वैल्यू कितनी है भाई, मान रख दो KQ1 अपॉन R, और इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 2 दे दो। अब आपको स्टेप नंबर 3, अब कार्य निकाल दो, चलो सीधा अब कार्य निकाल दो, तो मैं यहाँ से ये रफ कर लेता हूँ, ये पूरा हटा देता हूँ। अब Q2 को B तक लाने में कार्य, तो Q2 को ला रहे हो और इंटू कहाँ तक ला रहे हो, बिंदु B तक ला रहे हो, तो बिंदु B के विभव से गुणा कर दो, बिंदु B पे कुल विभव कितना है भाई, मान रख दो, B पे कितना है कुल विभव, B पे ये रहा VR2 और ये KQ1 अपॉन R, इसको अंदर गुणा कर दो, Q2 VR2 प्लस ये Q2 इससे गुणा होगा KQ1 Q2 अपॉन R, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 3 दे दो। तो एक पहले आवेश के लिए कार्य ये है, दूसरे आवेश के लिए कार्य ये, कुल कार्य कितना किया दोनों के लिए, तो जोड़ दो दोनों को, कुल कार्य मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ। स्टेप 3 और लास्ट स्टेप, कुल कार्य W1 प्लस W2 जोड़ दो, W1 का मान कितना है भाई, W1 कार्य कितना है, ये रहा, ये निकला हुआ है Q1 VR1, W2 कार्य कितना है Q2 VR2 प्लस ये रहा, ये लिख लो, बस मान लिखना है, दोनों को जोड़ना है बस ये, और ये कुल कार्य किसके बराबर होगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसको आगे कंटिन्यू लिखते रहे आप, यहाँ से मैं साफ कर लेता हूँ। यह कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसको U कर दो, और कितना आ गया मान लिख लो एक बार वापस, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2, और फिर क्या लिखा हुआ है KQ1 Q2 बटा R। अब आप इस सूत्र को गौर से देखो, बस आ गया, ये डेरिवेशन हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ ये। इसमें आप देखो, हमने जो कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बिना बाह्य विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था भाई, ये विद्युत क्षेत्र नहीं था,
तब हमने डेरिवेशन किया था, तब दो आवेश जो Q1 और Q2 थे, Q1 और Q2 दो आवेश थे r दूरी पे, उन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा आई थी उसका सूत्र ये आया था K Q1 Q2 बटा r। कल हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में यही किया है, ये आया था। तो दोनों आवेशों के बीच में एक दूसरे के कारण तो स्थितिज ऊर्जा ये थी, एक दूसरे के कारण ये। अब नई क्या जुड़ गई इस Q1 के अंदर, नई एक्स्ट्रा स्थितिज ऊर्जा ये आ गई QVR1। ये क्यों आई? क्योंकि ये आवेश Q1 को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विभव था VR1। इसके कारण इस आवेश में अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा आ गई जिसका मान होगा Q1 VR1। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मैंने बताया हुआ है, एक आवेश में विभव के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है Q × V। तो इस Q1 आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्थितिज ऊर्जा आ गई इस विभव के कारण Q1 VR1। Q2 आवेश को आपने, ये भी बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा विद्युत विभव है, अतिरिक्त विद्युत विभव है VR2। इसके कारण इस Q2 में भी अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा आ गई QVR2। तो ये तो दोनों में एक दूसरे के कारण स्थितिज ऊर्जा है, और ये पहले वाले में और ये दूसरे वाले में बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो है अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा जुड़ गई। अगर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो ये चीज़ हट जाएगी, और इतनी सिंपल सी बात है। ये दोनों पद जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण आए हैं, और ये दोनों आवेशों के बीच में एक दूसरे के कारण स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब मैं 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालता हूँ, और उसमें हम बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे, तो बहुत ईजी डेरिवेशन है बच्चों। इस अगले डेरिवेशन को आप समझना तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अपन ये 2 आवेशों का निकाय था, अब 3rd नंबर कर रहे हैं अपन, जिसमें 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल दें आप, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चों देखो, 3 आवेशों को का निकाय बनाना है, तो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेता हूँ। मानना 3 आवेशों Q1, Q2 व Q3 को क्रमशः A, B व C पर रखना है। चित्र में बना देता हूँ, आप भी चित्र भले बना के रख दें। ये 3 आवेश है, ये बिंदु A है, यहाँ पे तो लाना है Q1 को, ये बिंदु B है, यहाँ पे लाके रखना है Q2 को, और ये बिंदु C है, यहाँ पे किसको लाके रखना है Q3 को। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं नाम देता हूँ R12, इन दोनों के बीच की दूरी को नाम दे देते हैं R23, और इन दोनों के बीच की दूरी को नाम दे देते हैं 13। ये मैंने ऐसे नाम दे दिया, और चित्र बना दो आप। ठीक है, और अपन अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आप नीचे से लिखना शुरू कर देना, मैं तो इधर से लिख रहा हूँ। पहला स्टेप फर्स्ट, बारी बारी रवाना करेंगे, अनंत से रवाना करेंगे। तीनों आवेश को अनंत से रवाना करना है, तो तीनों को अभी मैं हटा देता हूँ। नहीं है, तीनों आवेश है ही नहीं। अभी कहाँ पड़े तीनों के तीनों आवेश? अनंत पे पड़े हैं। तो बच्चों तीनों आवेश अनंत पे पड़े, तो पहले मैं आवेश Q1 को ला रहा हूँ। Q1 को मैं लेकर के आ रहा हूँ, अनंत से रवाना कर रहा हूँ। Q1 को कहाँ पे लाके रखना है? A पे, और कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं, खाली जगह एकदम खाली है। तो Q1 को A तक लाओगे तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो क्या Q1 के लिए कार्य करना पड़ेगा क्या? अरे भाई कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो बिंदु A पे अभी कोई विभव नहीं है, कोई आवेश नहीं, तीनों खाली है। तो कोई आवेश नहीं है तो कोई विभव ही नहीं है, तो Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं हो। तो Q1 को लाने में कार्य को A तक लाने में कार्य, तो Q1 को A तक ला रहे हो तो A पे विभव 0 है, इसलिए Q1 के लिए कार्य क्या हो जाएगा? 0। ये पहला कार्य आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। हो गया भाई, पहला आवेश लाके पटक दिया आपने, कहाँ पे लाके रख दिया? Q1 पे। चलो Q1 तो ले आए आप। अब Q1 आ गया है, अब बारी है भाई Q2 की। Q2 को कहाँ पे लाके रखना है? B पे। तो Q2 को B पे लाओगे तो अब B पे विभव 0 नहीं होगा, अब B पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले से कौन आवेश आ चुका है? Q1। तो इस Q1 के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में मैं किस आवेश को लेके आ रहा हूँ? Q2 को। तो Q2 को B तक लेके आओगे तो B पे विभव होगा भाई। अब विद्युत क्षेत्र है इसलिए विभव होगा। तो किसके कारण विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण विभव होगा? तो पहले से कौन आया? जो पहले से आया उसकी वजह से होगा, और पहले से कौन आया? Q1। तो Q1 की वजह से पहले B पे विभव होगा भाई। स्टेप नंबर 2, Q1 के कारण B पर विभव,
इसके कारण बी पे विभव कितना होगा, तो इसके कारण विभव कितना होगा बी पे आपको पता ही है, इसके कारण होगा के Q1 अपॉन दूरी कितनी भाई, इसकी दूरी कितनी इससे R12। ये लो विद्युत विभव आ गया। अब कार्य बताओ भाई, Q2 को लाने में कार्य, Q2 को लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य का सूत्र होगा भाई Q2 को ला रहे हो इंटू कहाँ तक ला रहे हो, Q2 को कहाँ तक ला रहे हो, बिंदु B तक ला रहे हो, तो इंटू मल्टीप्लाई करना है बिंदु B के विभव से। मान रख दो भाई, मान Q2 इंटू बी पे विभव का मान कितना है, बी पे कितना है विभव, के Q1 अपॉन R12। ये आ गया भाई, इसको सही ढंग से कर दो, सही अरेंज कर दो, के Q1 और ये Q2 और अपॉन R12। इसको समीकरण नंबर मैं देता हूँ 3। ये लो भाई, दूसरे आवेश को लाने में भी कार्य आ गया, तो दूसरा Q2 आवेश को भी आपने लाके रख दिया। अब किस आवेश को लाना है, Q3 को, या Q3 को लाना है, तो Q2 को मैं ला चुका हूँ, अब बारी है भाई Q3 की, स्टेप थर्ड। अब बच्चों Q3 को आप C पे लाओगे तो C पर विभव निकालना पड़ेगा, और C पे विभव निकालना है, Q3 को ला रहे हो तो Q3 से पहले कौन आ चुका है, Q1 आ चुका है और Q2 आ चुका है। इन दो की वजह से यहाँ पे विभव होगा C पे, यानी C पे दो विभव होंगे, बिंदु C पर कुल विभव C पर दो विभव होंगे, एक तो Q1 के कारण और प्लस एक किसके कारण होगा, Q2 के कारण। तो बच्चों Q1 के कारण कितना होगा, Q1 के कारण कितना होगा, Q1 के कारण C पे विभव, तो सूत्र होगा K Q1 और दूरी कितनी है इसके C से, इसकी R13, KQ बटा R सूत्र होता है ना विभव का, ये आ गया। इसके कारण भी C पे विभव होगा, Q2 के कारण क्या होगा, K Q2 और इसकी दूरी कितनी है R23 है, देख लो आप, ये विद्युत विभव आ गया भाई C पे, तो C पे विभव आ गया, तो अब लेके आ जाओ Q3 को, बस ये मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो बच्चों अब Q3 को लाने में कार्य, तो Q3 को ला रहे हैं, तो Q3 इंटू कहाँ तक ला रहे हो, C पे ला रहे हो, अनंत से Q3 को C पे ला रहे हो, तो C के विभव से गुणा कर दो। C का विभव देखो ये रहा, इतना बड़ा है, मान रख दो, C का कितना है मान, ये विभव का K Q1 अपॉन R13, K Q2 अपॉन R23, इसको गुणा भी कर दो अंदर में, ये इससे गुणा होगा तो K Q1 Q3 और नीचे R13, ये इससे गुणा होगा K Q2 Q3 और R23, बस ये आ गया तीसरा कार्य। इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। और अब हम लास्ट स्टेप चौथा है, जो कि बहुत इजी है, कुल कार्य। कुल कार्य निकालना है तो जोड़ दो W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों कार्य को जोड़ दो। अब ऐड कर दो भाई, W1 तो 0 ही था, W2 और W3 को ऐड कर दो बस। तो W बराबर W1 तो 0 है प्लस W2 ये पड़ा बच्चों K Q1 Q2 R12, W3 कितना है, ये रहा W3 ये पड़ा K Q1 Q3 R13 K Q2 Q3 R23, क्लियर। अब ये कुल कार्य, यही कुल कार्य जो है किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। यह कुल कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब बच्चों इसके अंदर अपन इसको यू कर लेते हैं, इसको मैं यू कर लेता हूँ और लिख लो ये वापस पूरा ऐसे कैसे उतारना है। K Q1 Q2 ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, पर ये 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार।
ये कंप्लीट हो गया भाई डेरिवेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊंगा कि आपको, हालांकि आगे के प्रश्न में बहुत सारे करेंगे, पर ये कैसे बना ये फॉर्मूला इसकी मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको 3 आवेशों के लिए। तो उसको आप नोट डाउन करें, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कुछ। अब बच्चों देखो, स्थिति ऊर्जा तो हमने पढ़ ली, अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो बहुत काम के कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, अगर 2 आवेशों के निकाय हो तो क्या करना है। देखो 2 आवेशों के लिए ठीक है बच्चों, देखो अब मैं एक्चुअली आपको खाली ट्रिक बता रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स करोगे, फॉर्मूला किस तरीके से लगाना आपको। जैसे 2 आवेश है, मान लो ये 2 आवेश है, ये Q1 और ये Q2, और दोनों धनात्मक है और ये दोनों r दूरी पे रखे हुए हैं, और आपको कहा कि इनकी स्थिति ऊर्जा बताओ क्या होगी। तो आप सूत्र लगाना है K Q1 Q2 बटा R। ये सूत्र अभी बताया ना आपको, 2 आवेशों के लिए होगा K Q1 Q2 बटा R। तो स्थिति ऊर्जा 2 आवेशों के बीच में मिलाने वाली जो ये रेखा है ना, इसके ऊपर पड़ी होती है, इन दोनों के बीच में स्थिति ऊर्जा है। तो आपको आवेशों के मान रखने हैं। अब आवेशों के मान रखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो चिन्ह के साथ रखना है। अगर ये प्लस का है तो प्लस का रखोगे, और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का रखोगे Q2। तो और बटा दूरी कितनी हो R, तो ये सूत्र आ जाएगा आपके, मतलब आप जब भी ये सूत्र लगाओगे तो K Q1 Q2 बटा R, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो स्थिति ऊर्जा कैसे आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। ऐसे कैसे बच्चों, अगर ऐसा हो जाए, मान लो ये आवेश माइनस का, ये भी माइनस का, R दूरी पे पड़े, और अब आपको कहीं स्थिति ऊर्जा बताओ K Q1 Q2 बटा R। तो K Q1 Q2 बटा R सूत्र लगाना है। तो इसका आवेश का मान है माइनस Q1 और इसका मान है आवेश का माइनस Q2। अब ये माइनस Q और माइनस Q मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो धनात्मक हो जाएंगे। तो ये दोनों स्थिति ऊर्जा जो है वो कैसे आएगी, धनात्मक आ जाएगी। तो बच्चों मैं खाली इतना सा बता रहा था कि अगर 2 आवेश समान प्रकृति के होते हैं, दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक, तो उनकी स्थिति ऊर्जा सदैव धनात्मक आएगी, और धनात्मक स्थिति ऊर्जा प्रतिकर्षण को बताती है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, कि एक आवेश प्लस हो जाए, एक माइनस, R दूरी पे रखें और इनकी स्थिति ऊर्जा निकालने, तो यही सूत्र है K Q1 Q2 बटा R। तो Q1 का मान तो है भाई प्लस का Q1, और Q2 का मान कितना है, माइनस Q2, और बटा दूरी R। तो ये प्लस और माइनस जब गुणा होंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगी स्थिति ऊर्जा। तो ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा जो है बताती है कि दोनों आवेश विपरीत है और आकर्षण को प्रदर्शित करती है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको स्थिति ऊर्जा के सूत्र में प्लस है तो प्लस रखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा। विद्युत विभव में भी हम यही करते थे, धनात्मक आवेश के लिए प्लस रखते थे, ऋणात्मक के लिए माइनस। लेकिन अगर कोई सदिश राशि है, जैसे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल है, तो उनमें हम प्लस और माइनस सूत्र में नहीं रखते थे। वो प्लस और माइनस वहाँ दिशा में हमारे एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि वो सदिश राशि है, उनकी दिशा होती है। ये अदिश राशि है, इनकी कोई दिशा नहीं होती। अब बच्चों देखो, ये तो चीज़ नॉर्मल सी बात थी। अब ये समझना आपको, 3 आवेशों की स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकालोगे। 3 के लिए आपको स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो जैसे अब ये आपको क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। देखो ये आवेश पड़ा है Q1, ये Q2 पड़ा है और ये Q3 पड़ा है। इन दोनों, ये A बिंदु कह दो भले, इसको B बिंदु कह दो और इसको C बिंदु कह दो। ये इनके बीच की दूरी है R12, इसके बीच की दूरी R23 कही थी हमने, और इसकी दूरी है R13। अब आपको इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो सूत्र आपके यही काम आएगा K Q1 Q2 बटा R वाला। तो आप देखना कैसे निकालनी है स्थिति ऊर्जा। तो बच्चों इस निकाय की अगर आपको कहीं कुल स्थिति ऊर्जा निकालो तो आपको क्या करना है, स्थिति ऊर्जा 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर पड़ी होती है। तो 2-2 के जोड़े बनाने हैं आपको। तो देखो पहले मैं A और B का एक जोड़ा बनाऊंगा भाई, इन दोनों के बीच में स्थिति ऊर्जा पड़ी है, तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है इसके ऊपर स्थिति ऊर्जा पड़ी है। तो एक तो A और B के बीच में स्थिति ऊर्जा होगी, A और B के बीच में, प्लस फिर B और C के बीच में भी स्थिति ऊर्जा होगी, इन दोनों का भी जोड़ा है एक, तो इन दोनों के बीच में भी स्थिति ऊर्जा होगी B और C, प्लस अब कौन सा रह गया, एक A और C के बीच में भी तो स्थिति ऊर्जा होगी, इन दोनों के बीच में भी स्थिति ऊर्जा होगी। तो A और C लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये R12 था, A और C के बीच में भी स्थिति ऊर्जा होगी। यानी 3 आवेश हैं तो 3 जोड़े बनेंगे भाई, A और B का बीच का, B और C के बीच का, और A और C के बीच के 3 जोड़े बन गए। अब 2-2 आवेशों के बीच में स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ा है, इसी तरीकों को अपन फॉलो करेंगे। कैसे देखना, A और B की स्थिति ऊर्जा निकालनी तो यही सूत्र लगाना है K Q1 Q2 बटा R। A और B की तो बताओ K Q1 Q2 बटा R करना है। पहला आवेश कितना है Q1, दूसरा आवेश कितना है Q2। मैं इन दोनों के बीच की निकाल रहा हूँ अभी, A और B के बीच की, तो इन दोनों को ही काम में लेना है।
पहला आवेश, दूसरा आवेश और बट्टा में आ जाएगी दूरी, कितनी दूरी r12, ये निपट गया। अब बी और सी की स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, यही सूत्र है K Q1 Q2 R। तो इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश और बट्टा में आ जाएगी दूरी r23, ये भी हो गया कंप्लीट। प्लस अब ए और सी के बीच की निकालोगे तो K Q1 Q2 R। तो Q1 पहला आवेश कितना है बच्चों Q1, दूसरा आवेश कितना है Q3 और बीच की दूरी कितनी है r13। बस ये आ गई स्थितिज ऊर्जा। तो अब मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि देखो ये जो सूत्र है ये हमने पहले पढ़ा है, हमने अभी डेरिवेशन किया, लास्ट डेरिवेशन, उसमें यही सूत्र था। और वो सूत्र जो है वो आप देख लो, अब आपको डायरेक्ट टेक्निक पता चल गई। बस कुछ नहीं, दो के जोड़े बनाने हैं और हम पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अभी हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो आपको ये तो बहुत ईजी लगेगा। ये इसको मैं रफ करता हूँ। अगर 4 आवेश हो तो क्या करोगे आप, उसको भी देख लो, समझ लो। इसको हटा देता हूँ मैं। देखो बच्चों 4 आवेशों का निकाय हो तो क्या करोगे, हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, पर है बहुत इजी ये भी। जैसे एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ आपके लिए, हालांकि ये आंकिक प्रश्न करवाना है, मैं वापस करवा दूंगा, पर एक चलो उदाहरण ले लेता हूँ। एक वर्ग है, वर्ग के 4 कोनों पे 4 आवेश पड़े हैं। ये भी Q, ये भी Q है और ये भी Q है और ये भी Q है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है। और ये वर्ग की भुजा कितनी है A। ये वर्ग के विकर्ण है भाई। विकर्ण की लंबाई आप सबको याद होनी चाहिए। पूरे विकर्ण की लंबाई होती है √2 है। कितनी होती है √2 है। ये विकर्ण की भी लंबाई होगी √2 है। अब आपको कहते हैं इन 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो स्थितिज ऊर्जा अब मैंने बताया बच्चों कि 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे पड़ी होती है, उनके मध्य 2 आवेशों के बीच में होती है, एक दूसरे के जोड़े के कारण होती है। और आप तो यूँ समझ लो उनके बीच की जो रेखा है उसके बीच में स्थितिज ऊर्जा पड़ी होती है। तो अपन को 2 के जोड़े बनाने हैं। पहले मैं आवेश A का जोड़ा बनाता हूँ, A का B के साथ जोड़ा बना दो। तो ये लो, ये भाई इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा आ गई, A और B के बीच की। फिर क्या करो, A का C के साथ जोड़ा बना दो। ये लो, ये भी स्थितिज ऊर्जा आ गई, इन दोनों के बीच की मिलाने वाली रेखा। A और C का एक जोड़ा बन गया। फिर A का D के साथ भी जोड़ा बना दो, A और D। A के तो बन गए भाई पेयर। अब A के पेयर बना दिया, B के पेयर बनाओ, B का। तो B का पेयर बनाना है, B का A के साथ तो जोड़ा बन चुका है भाई, B और A का, तो ये बन गया देखो AB। B का A के साथ बन गया, B का C के साथ बना दो। ये लो, ये रेखा भी आ गई। B और C के बीच में स्थितिज ऊर्जा, प्लस B और D के बीच में भी होगी स्थितिज ऊर्जा, प्लस B का A के साथ बन चुका है, B C के साथ बन गया, D के साथ B भी निपट गया। अब C की बारी है। C का A के साथ तो ये बन चुका है भाई, ये देखो C और A का बन चुका है। C का B के साथ भी बन चुका है, ये देखो C और B का बन चुका है, B और C B लिखो ना B C लिखो, एक ही बात है। C का अब D के साथ बना दो। ये लो, ये रेखा भी कवर हो गई C और D का। अब बारी है D की। तो D के सबके साथ बन चुका है, D का A के साथ बन चुका है, ये देखो D है। D का B के साथ भी बन चुका है, ये देखो BD आया था इधर, ये रहा। और D का C के साथ भी बन चुका है ये, यानी बन गए भाई, सारे जोड़े बन गए। कुल कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 पेयर बने। तो 2 आवेश होंगे तो 1 जोड़ा बनेगा, 3 आवेश होंगे तो 3 जोड़े बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। और 4 आवेश होंगे तो 6 जोड़े बनेंगे भाई। ये आपको 4 तक याद रखना है। अब आप आराम से स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो। A और B के बीच की कैसे निकालोगे भाई, तो खाली A और B को ध्यान में रखना है। तो A और B की निकालनी है तो A का आवेश, B का आवेश और बीच में दूरी आ जाएगी। तो A और B की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो A का आवेश तो है Q, फिर B का आवेश कितना है Q, ये तो सूत्र बताया ना आपको, K Q1 Q2 बटा R। दूसरा आवेश है Q और बीच की दूरी कितनी है दोनों के बीच की, A। ऐसे कैसे आप A और C की बताओ भी क्या होगी, A और C के बीच की, A और C के बीच की। तो A का आवेश और C का आवेश, A का आवेश Q है, C का आवेश भी Q है, बट्टा में आ जाएगी दूरी कितनी है, A और C के बीच की दूरी, A और C के बीच की दूरी कितनी है, √2 है। ये लो, A और D के बीच का K, A का आवेश भी Q, D का आवेश भी Q, और A और D के बीच की दूरी देख लो बच्चों, A है, कितनी है, A। प्लस B और C के बीच की बताओ, K, B का आवेश Q, C का आवेश Q, और बीच की दूरी कितनी है, B और C। तो ये B और C के बीच की दूरी है A। फिर B और D के बीच का, तो B का आवेश, D का आवेश बटा दूरी, B और D के बीच की दूरी कितनी है, √2 है। और लास्ट C और D, तो C और D के बीच में निकाल दो भाई,
के, सी का आवेश क्यू, डी का आवेश क्यू और बीच की दूरी है ए। अब बच्चों देखो ए वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 तो ए वाले हैं, तो मैं इधर जोड़ देता हूँ। 4 तो हो गए ये के, क्यू और क्यू तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा ए प्लस, और ये रूट 2 ए वाले कितने हैं, 1 और 1 2 है, 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 2 के क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन रूट 2a। ये रूट 2a से ये 2 का भाग जाएगा, और 2 में अगर रूट 2 का भाग देते हो तो रूट 2 रह जाता है पीछे, बस ये आ गया उत्तर। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बट्टा में a कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या बच गया, इसमें तो रह गया 4 प्लस, और इसमें क्या रह गया रूट 2, ये उत्तर आ गया बच्चों। तो इस पर अपन और भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। अभी मुझे ये खाली आपको कॉन्सेप्ट समझाने थे, मैंने पूरे समझा दिए, इसको नोट डाउन करें। अगले लेक्चर में अपन और डिटेल्स इसके ऊपर अंकित प्रश्न और वो सब करेंगे। धन्यवाद बच्चों।